नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित तथ्य आपके सामने लेकर आया हूं। पहले हमने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को विधिवत तरीके से संतों के बारे में पढ़ा। संत नामदेव, संत रैदास, संत कबीर, संत दादू दयाल, संत गुरु नानक के बारे में हमने विधिवत तरीके से निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में चर्चा की। आज नया टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में मैं लेकर आया हूं। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा, बेहद ही अच्छा टॉपिक है। आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और एक एक बिंदु को आप नोट करते जाइए। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगेंगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर टॉपिक है और इस टॉपिक में से 100% हिंदी के पेपर में सवाल आने ही आने हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा का टॉपिक है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का टॉपिक हमने पढ़ा, उसी में से भी सवाल आने वाले हैं और इसी में से भी सवाल आने वाले हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा शाखाएं हैं और इनमें से सवाल अक्सर पूछा जाता है। इनकी प्रवृत्तियों के बारे में, शाखाओं के बारे में, मतों के बारे में, अलग अलग विचारों, अपने आचार्यों के विचार वगैरह इसमें पूछे जाते हैं। तो आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा। एक एक टॉपिक को नोट्स की तरह आप लिखते जाइए। अभी आपके पास बहुत सारा समय है। अभी कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है, पीजीटी आने वाली है, और राजस्थान आरपीएससी से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आने वाली है, केवी और अपने डीएसएसबी और अदर स्टेट की वैकेंसियां भी भारी तादाद में आने वाली है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर मैं बात करूं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक बिंदु को आप नोट्स की तरह लिखते जाइए। जिस तरीके से मैं एक नोट्स की तरह लिख रहा हूं उसी तरीके से लिखते जाइए दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सेल्फ अध्ययन करेंगे और किसी गाइड या किसी को आधार न मानकर ऑथेंटिक पुस्तकों के माध्यम से आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक किताबों के माध्यम से एक एक बात लिखवाई जा रही है। आप लिखिए और स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए या वीडियो को रोक कर लिखें। आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आपकी सफलता, आपकी सीट सुनिश्चित होगी, यह मेरा वादा है। देखिए दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, ये निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा सूफी मत की शाखाएं। सूफी मत की शाखाओं के बारे में बात करूं तो पहला आपके सामने है चिश्ती जो शाखा है, जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए थे, ठीक है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती हुए थे, उन्होंने यह शाखा शुरू की थी। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है दोस्तों। ये 12वीं शताब्दी की बात है। सूफी संतों की शाखाओं में मैं 4 शाखाएं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर दूसरी बात करूं मैं दूसरी शाखा के बारे में तो सुहरावर्दी शाखा है। सुहरावर्दी शाखा 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह शाखा शुरू हुई थी और इस शाखा के जनक है जलालुद्दीन सुर्खपोश, जो सिंध प्रांत से संबंध रखते हैं। और पहले जो मोइनुद्दीन चिश्ती है वो चिश्तिस्तान से संबंध रखते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिस्तान से संबंध रखते हैं और दूसरे सुहरावर्दी शाखा 13वीं शताब्दी की है, ये जलालुद्दीन सुर्खपोश है, ये सिंध प्रांत से संबंध रखते हैं। 2 शाखाएं आपने सामने हो गई। ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं बड़े बड़े। जो मैं आपके सामने 4 शाखाओं के नाम लेके आया हूं, इसमें एक शाखा नहीं होगी, 3 शाखाएं होगी और पूछा जाएंगे, इनमें से नहीं है। ऐसे ही सवाल बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। आप विशेष तौर से नोट रखें। अगर मैं तीसरी शाखा के बारे में बात करूं तो कादरिया शाखा है, वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका स्थापना हुई है ना, इनका उद्भव हुआ। इनके जनक है अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी जो बगदाद के रहने वाले थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक एक बिंदु को दोस्तों लिखते जाइए। तीसरी शाखा के कादरिया 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस शाखा का उद्भव हुआ और अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के रहने वाले थे, इनके जनक।
और मैं अगर चौथी शाखा के बारे में बात करूं तो नक्शबंदी शाखा है। नक्शबंदी शाखा 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इस शाखा का उद्भव हुआ और इस शाखा के जो जनक है ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंदी है, जो तुर्किस्तान के रहने वाले थे। इस बात को आप विशेष तौर से मेरे प्रिय साथियों आप ध्यान रखें। चारों शाखाओं का आप स्क्रीनशॉट लें या चारों शाखाओं को आप वीडियो रोककर चारों शाखाओं को अपनी कॉपी में दर्ज करें। अगला मैं बताऊं, नोट दिया यहां, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नक्शबंदी शाखा को सबसे निर्बल और प्रभावहीन शाखा माना है। यह सवाल परीक्षा में आया हुआ है और भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार सबसे निर्बल एवं प्रभावहीन निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखाएं कौन सी है? निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा कौन सी है? तो आप इसका उत्तर करेंगे नक्शबंदी शाखा, जिसका उद्भव 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जिसके जनक है अलाउद्दीन नक्शबंदी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे मैं चलता हूं, देखिए, हाँ, सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में चर्चा करूं। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? तो देखिए, इसमें 5 ऐसे शब्द है, अलग अलग विचार है ना, उनसे सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और उनमें से एक शब्द सर्वमान्य शब्द है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। वो मैं बता दूं पहले, सूप शब्द से जिसका अर्थ है ऊन, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं सूफी शब्द का जो उत्पत्ति है वो सूप शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ऊन। यह सर्वमान्य मत है। ऊन का मतलब सूफी संत हुआ करते थे, बड़े बड़े चोगे पहना करते थे, ऊन के चोगे पहना करते थे, है ना, ऊन के बड़े बड़े चोगे पहना करते थे। इसलिए सूप शब्द का संबंध यहां इससे लिया गया है कि ऊन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है और यह सबसे सर्वाधिक मान्य मत है। अगर मैं दूसरे मत के बारे में बात करूं, सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में, तो सब शब्द से इनकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है पंक्ति, है नहीं, सूफी संत पंक्ति में खड़े होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तीसरा अगर मैं बात करूं सूफा शब्द से, है ना, कोई विद्वान सूफा शब्द से भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है चबूतरा, ठीक है ना। चौथा शब्द है सोफिया शब्द से, सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया से हुई, ऐसा भी विद्वान मानते हैं, जिसका अर्थ है विद्या या ज्ञान। और पांचवा शब्द है सफा शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र। यह ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। सूफ शब्द का भी पूछा जाता है, कभी सब शब्द का पूछा जाता है, कभी सूफा का, कभी सोफिया का, कभी सफा का। और यह भी पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफ शब्द का क्या अर्थ है, या सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूप से हुई है। सूप का अर्थ होता है ऊन। अब ये पांचों शब्द दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अगली पंक्ति आपके सामने है, सूफी काव्य धारा यानी प्रेम मार्गी शाखा की प्रवृत्तियां क्या है। प्रवृत्तियों के बारे में एक सवाल या दो सवाल, अधिकतम 2 सवाल पूछ लिए ही जाते हैं जब पेपर चाहे पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे कॉलेज लेक्चर का हो। मैं आपको बता देता हूं, प्रवृत्तियों के बारे में 1 या 2 अधिकतम सवाल पूछ लिए ही जाते हैं, तो आप इसमें मिस ना हो। प्रवृत्तियों को अच्छी तरीके से आप तैयार करें और अपनी कॉपी में दर्ज करें। लौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना कथनक रूढ़ि का प्रयोग हुआ है इसमें। लौकिक प्रेम, लौकिक यानी जनता का, जो आम जनता का प्रेम, आम लोगों का प्रेम, उसको अलौकिक प्रेम में बदलना, उनको अलौकिक प्रेम में बदलना, यह कथानक की रूढ़ि है, एक चली आ रही परंपरा है, उसके आधार पर इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा, मुसलमान कवियों द्वारा हिंदू घरों की प्रचलित प्रेम कथाओं के आधार पर काव्य सर्जन किया गया। जो मुसलमान संत हुए हैं, मुसलमान जो कवि हुए हैं, जो हिंदू घरों में जो प्रेम कथाएं हुई है, उनको काव्य का आधार मानकर उनका वर्णन किया है, उनको उनका सर्जन किया है। जैसे कुतुबन है, मधुमालती है, कुतुबन की मधुमालती, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। तो ये हिंदुओं के घरों, राजमहलों की जो प्रेम कथाएं थी, उनको आधार मानकर इन्होंने काव्य की रचना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखें और अपनी कॉपी में लिखते जाएं।
आगे अगर मैं बात करूं संत कवियों की तरह गुरुओं को मैं तो, संत जो कवि हुए हैं उसकी तरह ही गुरुओं को मैं तो मिला, गुरु मानव रूप में नहीं, गुरु मानव रूप में नहीं। गुरुदेव जैसे पद्मावत पढ़ते हैं तो उसमें एक हीरामन तोता भी है, तो हीरामन तोता को गुरु माना गया है, इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। अलग अलग, जब पद्मावत में रतन सेन को अलग माना गया और अलाउद्दीन खिलजी को अलग माना गया, हीरामन को अलग माना गया, पद्मावती को अलग माना गया, यानी कि जो ये है संत कवियों की तरह गुरुओं को महत्व दिया गया। गुरु मानव रूप में नहीं है, अन्य रूप में उनको गुरुओं को महत्व दिया गया है। अन्य रूप चाहे पक्षी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पेड़ हो, उनको महत्व दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये एक सूफी काव्य की प्रेम जो मार्गी शाखा है, इनकी प्रवृत्ति है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे देखिए, नायिका प्रधान काव्य। कैसा काव्य है? हाँ, सूफी जो काव्य है, जो प्रेम मार्गी शाखा के जो काव्य है, वो नायिका प्रधान काव्य है। सारे काव्य नायिका प्रधान, चाहे आप पद्मावत लें, चाहे आप नागमती लें, चाहे आप मधुमालती लें, कोई भी आप लें, सारे के सारे आपके नायिका प्रधान दोस्तों काव्य है। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नायिका की अपेक्षा नायक के वो अधिक महत्व दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नायिका की जगह नायक को अधिक महत्व दिया है। जैसे पद्मावत में नायिका पद्मावती है और नायक रतन सेन है, तो रतन सेन को ज्यादा महत्व दिया है ना। कुतुबन की मधुमालती है, उसमें नायक को ज्यादा महत्व दिया, राजकुमार को। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं, नायक को ज्यादा महत्व देते हैं, नायिका को नहीं। तो ये ऐसा ही लिखा है, नायिका प्रधान काव्य रहा है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नायिका की अपेक्षा नायक को अधिक महत्व दिया है। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे मैं चलता हूं, देखिए, हाँ, अगला टॉपिक आपके सामने है, नायिकाओं के नाम पर वती शब्द लगता है। क्या नाम लगता है? वती शब्द। नायिका के नाम पर वती प्रत्यय के रूप में लगता है, पीछे वती। जैसे पद्मनी नाम था तो पद्मावती हो गया, और नागिनी नाम था तो नागमती हो गया, है ना। ऐसे सारे तथ्यों के पीछे वती नाम का एक प्रत्यय लगता है। तो नायिकाओं के नाम के पीछे प्रत्यय के रूप में वती शब्द लगता है नामकरण में, तो समझ लेना यह मतलब प्रेमाश्रयी शाखाओं का एक प्रेम ग्रंथ है। ये बात आप ध्यान में रखना, वती शब्द लगेगा। और ये वती हिंदू घरों की प्रेम कथाओं को आधार मानकर मुसलमानों ने काव्य का सर्जन किया, और नाम के पीछे वती शब्द प्रत्यय के रूप में लगा रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह सवाल पूछा गया है परीक्षा में, यह सवाल परीक्षा में पूछा गया है। फिर अगर अगली प्रवृत्ति है, ग्रंथों में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय इसमें दिया गया। बहुत अच्छा, ग्रंथों में हिंदू मुस्लिम एकता का इसमें परिचय दिया गया। दोस्तों, बहुत अच्छा, आप इस बात को ध्यान में रखें। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के बीच में कितनी एकता थी, उस एकता को इसमें दर्शाया गया है। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा की प्रवृत्तियों आप पढ़ रहे हैं, अच्छा तालमेल था, अच्छा उनका समन्वय था, अच्छा उनका भाईचारा था, ऐसा इसमें बताया गया है। अगला देखिए, इसमें प्रवृत्ति है ठेठ ग्रामीण बोलचाल की अवधि। ठेठ ग्रामीण यानी गांवों की बोलचाल की अवधि भाषा को इसमें प्रयोग में लाया गया है। किसी हिंदी या संस्कृत, उर्दू, फारसी को इसमें प्रयोग में नहीं लिया गया। दोस्तों, अवधि भाषा को प्रयोग में लिया है। अवधि में ही ठेठ पुरानी अवधि, ठीक है ना। 7 चौपाइयों के बाद में धोवा देना, कड़वक कहते हैं जिसको, है ना, जिसको मसनवी शैली भी कहते हैं। कैसी शैली कहते हैं? मसनवी शैली में इसका प्रयोग हुआ है। जितने भी सूफी संतों ने या मुस्लिम कवियों ने जो रचनाएं रची है, वो मसनवी शैली में रची है ना। 7 चौपाई, उसके बाद में कड़वक देना दोहे के रूप में, है ना, उसको मसनवी शैली कहते हैं। और ये पूरी ठेठ यानी ठेठ ग्रामीण यानी गांवों की भाषा, अवधि भाषा को इसमें प्योर अवधि भाषा में काव्य की रचना हुई है। आगे देखिए, कथा सर्गों की अपेक्षा खंडों में विभक्त, सर्ग नहीं है, खंडों में इसको विभक्त किया गया। जितनी भी कोई भी कथा हो, चाहे पद्मावती की कथा हो, चाहे मधुमालती की कथा हो, कोई भी कथा हो, वो खंडों में नहीं, सर्गों में नहीं, खंडों में विभक्त किया गया है। और आगे देखिए,
घटनाओं में कल्पना की अधिकता है। जो भी घटना है उस घटनाओं में कल्पना की अधिकता है। काव्य में मतलब इतनी कल्पना बताई गई है, इतनी कल्पना बताई गई है कि दोनों के प्रेम का संबंध बड़ा जबरदस्त बताया गया है। बहुत ही अच्छा प्रेम का संबंध बताया गया है। नायक नायिका का प्रेम संबंध, उनका सौंदर्य, उनका नक्श की सौंदर्य वर्णन बड़ा जबरदस्त बताया गया है। बात को बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है ना, बात को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, जिसको काव्योक्ति अलंकार भी कहते हैं। काव्य को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, है ना। तो घटनाओं में कल्पना की बहुत ही अधिकता है। फिर आगे प्रबंधात्मक शैली प्रधान काव्य, सारे काव्य है वो प्रबंधात्मक है, ना खंड काव्य है ना दूसरे काव्य है, प्रबंधात्मक शैली में काव्य लिखे गए हैं। चाहे पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी हो, चाहे कोई भी हो, कुतुबन हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने प्रबंधात्मक शैली में काव्य की रचना की है। अगला टॉपिक है वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता। वियोग और श्रृंगार, वियोग और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता बताई गई है। वियोग, नायक और नायिका के बीच में वियोग, प्रेम संबंध बहुत जबरदस्त है। नायक दूर चला जाता, दूर देश चला जाता है, नायिका पीछे याद करती है ना। और श्रृंगार रस का इसमें अच्छा प्रयोग किया गया है। 12 मासा का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है ना। जैसे पद्मावत है वो आषाढ़ महीने से शुरू होता है, आषाढ़ गगन घन गाजा यहां से शुरू होता है। तो इसमें श्रृंगार रस ओतप्रोत है और वियोग भी बड़ा जबरदस्त है। वियोग बढ़ता है, फिर संयोग से नायक और नायिका का मिलन होता है। बड़ा श्रृंगारिक काव्य की इसमें रचना की गई दोस्तों, आप ध्यान में रखें। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। प्रकृति है उसका उद्दीपन रूप में इसमें चित्रण किया गया है, प्रकृति को बीच में रखा गया है। जैसे 12 मासा चित्रण है, जिसमें बारिश भी होती है, नदी नाले बहते हैं, आंधी भी आती है, सर्दी भी पड़ती है, भयंकर बर्फ भी पड़ती है ना। प्रकृति का अच्छा उद्दीपन के रूप में चित्रण इसमें किया गया दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखें। आगे यहां दिया गया है भारतीय ज्योतिष परंपरा तथा त्योहारों का वर्णन किया गया। भारतीय जितने भी ज्योतिष परंपरा रही है और त्योहारों का इसमें वर्णन किया गया है। ज्योतिष परंपरा और त्योहारों का इसमें अच्छा वर्णन किया गया है। जो हिंदू त्योहार है उन त्योहारों को इसमें बैठाया गया है और ज्योतिष की जो परंपरा है उन परंपराओं को इसमें बताया गया है। अगला है खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव। इसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव रहा है। अवधी भाषा तथा मसनवी शैली का जबरदस्त इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा ठेठ, ग्रामीण अवधी और शैली मसनवी शैली में प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने काव्य का निर्माण किया है और कवियों ने हिंदू घरों में जो नायक और नायिका के प्रेम संबंधों को बाहर निकाल कर अपने काव्य की रचना की है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे देखिए, हाँ, अब आगे प्रश्न लेके आया हूं मैं, 2 प्रश्न लेके आया हूं आपके सामने। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, सूफी प्रेमाख्यान काव्य से संबंधित असत्य कथन है। मैं 2 प्रश्न लेना, ज्यादा प्रश्न लेके नहीं आया हूं, 2 प्रश्न लेके आया हूं। दोनों प्रश्नों का आप उत्तर अच्छे से देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जवाब देंगे। सूफी प्रेमाख्यान काव्य से संबंधित असत्य कथन है। पहला है कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। दूसरा ब है आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को मैं तो ज्यादा दिया है। तीसरा, सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचनाओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। और द है सूफी काव्य अधिकांश मुक्तक काव्य रूप में लिखा गया है। इसमें असत्य कथन कौन सा है वो आपको चयन करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपके उत्तर के लिए इंतजार में हूं कि आपने अगर इस YouTube चैनल को देखा है और अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर इस सवाल का जवाब देंगे और मुझे भी बहुत बड़ी खुशी होगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपके सामने अगला सवाल है, हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, असंगत कथन है प्रेमाख्यान काव्य से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। पहला है प्रबंधात्मक शैली में सारे काव्य रचित है,
जो प्रेमाख्यान काव्य है वो प्रबंधात्मक शैली में रचित है। वह है इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों में मानवीय और मानवेतर है। स है इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। और द है निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रदान अवधि भाषा में रचित है। इसमें असंगत कथन कौन सा है, उस कथन को बार लाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं बेहद ही खुश होऊंगा आपका कमेंट देकर। दोस्तों जवाब आप दीजिए। और इस चैनल में आप कुछ सुधार करना चाहते हैं और आप अलग से कुछ पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब 100% देने की कोशिश करूंगा। आज दोस्तों इतना ही। कल नई कक्षा के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।